हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। क्लास 9 साइंस से हमने शुरू किया था इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पेज नंबर 109 टू 113 पे आने वाली कुछ चीजों के बारे में। मतलब थोड़ी सी चीजें और भी बच जाएगी जिसको हम लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे। एंड हाँ, लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, नीचे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें सारे चैप्टर्स होंगे, तो प्लीज उसको चेक कर लेना। तो शुरू करते हैं। माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। स्टूडेंट्स, इस चैनल पे मैंने आपके लिए लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, एसिड बेस सॉल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, मेजरमेंट ऑफ मैटर, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, ये चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इन सारे चैप्टर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक वेबसाइट भी है जिसपे सारी चीजें डाल दी गई है, यहाँ पे वो लिंक आपको दिख रहा है। इसके अलावा इसको एक्सेस करने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और नोट्स भी यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल का नाम है t.me class9 शुभम। तो आप class9 शुभम ऐसा सर्च करके भी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, द न्यू डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस, जिसका हम देखने वाले लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब जब आप एक कंप्यूटर की बात करते हो तो आप इसको तो भूल नहीं सकते, ये है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कंप्यूटर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है मेमोरी यूनिट, सुन के आपको समझ में आ रहा होगा, मेमोरी से रिलेटेड है। फिर होता है कंट्रोल यूनिट, ये शायद चीजों को कंट्रोल कर रहा होगा। और इसके अंदर तीसरा जो यूनिट होता है वो होता है एएलयू यूनिट। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सभी चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो टेंशन मत लो। अभी काम करता है, सबसे पहले मेमोरी यूनिट को देखते हैं। अगर मैं बात करूं मेमोरी यूनिट, तो मेमोरी ये वर्ड सुनने का सबसे पहले आपके ब्रेन में दिमाग में, ब्रेन में या फिर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता होगा? ऐसे एक ब्रेन का फोटो आता होगा। एम आई राइट? ब्रेन का फोटो आता होगा। कंप्यूटर का भी जो ये मेमोरी है कुछ इसी प्रकार का होता है। तो देखो, मेमोरी इज अ प्लेस इन कंप्यूटर, मेमोरी इज अ प्लेस इन सीपीयू, अच्छा मेमोरी इज अ प्लेस फॉर स्टोरिंग डेटा, डेटा को स्टोर करने के काम आता है। ऑब्टेन फ्रॉम द इनपुट, जो भी हम इनपुट देंगे, आगे हम बात करने वाले इनपुट डिवाइसेस के बारे में, तो जो भी मैं इनपुट दूंगा उसको स्टोर करने के लिए। एंड ऑल्सो जनरेटेड सॉल्यूशन और आंसर बाय द कंप्यूटर। तो जब मैंने किसी कुछ इनपुट दिया, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर को मैंने इनपुट दिया 2+2, कंप्यूटर ने क्या किया? फट से इसको कैलकुलेट कर लिया और बोला 4। तो ये 2+2 को भी इसको स्टोर करना पड़ेगा और इसको 4 को भी स्टोर करना पड़ेगा। तो इनपुट को और जो जनरेट किया सॉल्यूशन या फिर आंसर जो कंप्यूटर ने जनरेट किया, इसको स्टोर करने के लिए इसको चाहिए होता है मेमोरी। मेमोरी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कितने प्रकार के मेमोरीज होते हैं यार? मेरे पास बार बार नीचे आ रहे हैं। ठीक है, चलो, कंप्यूटर में कितने प्रकार के मेमोरीज होते हैं? दो प्रकार के मेमोरीज होते हैं। पहला वाला जो हम बात करें वो होता है इंटरनल मेमोरी और दूसरा होता है एक्सटर्नल मेमोरी। अभी तुम्हें नाम से समझ में आ रहा होगा, इंटरनल मेमोरी हम उस मेमोरी को बोलेंगे जो सीपीयू के अंदर है। एक्सटर्नल मेमोरी वो होगा सो जो हम शायद बाहर से लगाएंगे। बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी जो होता है हमारा, उसमें सबसे पहला आता है राम। इट्स नॉट राम, इट इज रैम। याद रखना, आप इसको राम नहीं बोलोगे, आप इसको रैम बोलोगे। तो रैम का जो फुल फॉर्म है, ये एक एक्रोनियम है, इसका फुल फॉर्म जो है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम मतलब कुछ भी एक्सेस कर रहा है मेमोरी को। देखो समझो, दिस इज क्रिएटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो जो आपका रैम होता है ना, वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनाया जाता है, जैसे कि रेजिस्टर्स। शायद आप पता करो क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कैसे बनाया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी होगा तो ये चालू है, और अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो ये बंद हो जाएगा? मतलब कि ये टेम्पररी मेमोरी भी इसे कहा जा सकता है। जी हाँ, इसको टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। आपको पता है ना, आपके फोन में रैम होता है 4 GB 6 GB। देखो यहाँ पे, इट कैन फंक्शन ओनली एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद इलेक्ट्रिसिटी। ये तब तक ही काम करता है जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। बाय द वे, जब मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं तो जो भी डेटा है वो मेरे रैम में सेव हो रहा है। ठीक है, और वो जाके परमानेंटली सेव होता है इस वाली चीज में, जो हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे मैंने एक रैम का इमेज दिखाया आपको। मैं जब छोटा था ना, तो एक गेम खेलने का गेम आता था, उसमें ऐसा चिप लगते थे। ठीक है, तो बेसिकली ये तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर का रैम। अच्छा, एक और जो होता है इंटरनल मेमोरी, वो होता है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है, एक बार फिर से, रीड ओनली मेमोरी। अब ये जो रीड ओनली मेमोरी होता है, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हियर कैन ओनली बी रीड। यहां पे आप इंफॉर्मेशन को खाली रीड कर सकते हो। समझ में आया? यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपका पीसी खाली रीड कर पाएगा, मतलब आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते।
इसमें जो भी चेंजेस होते हैं परमानेंट, मतलब ऑन द वे आप इसमें चेंज नहीं करते हो। कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है, सबसे पहले कैसा होता है मैं आपको समझाता हूँ, अभी थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करना कंप्यूटर का। अच्छा, मैं बाय द वे कंप्यूटर इंजीनियर तो आपको बता सकता हूँ। तो सबसे पहले मान लो कि मैंने कुछ इनपुट दिया, ठीक है। ये इनपुट सबसे पहले मेरे रैम में जाएगा, और रैम के बाद वो कहाँ जाएगा, मेरे रोम में जाएगा, परमानेंट मेमोरी। इसको मैं परमानेंट मेमोरी भी बोल सकता हूँ, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और बात, अगर मुझे कोई चीज चाहिए, मान लो कि अगर मुझे कोई आउटपुट चाहिए, कोई एक्स वाई जेड आउटपुट चाहिए, तो वो सबसे पहले रोम से रैम में आएगा, और फिर मुझे आउटपुट मिलेगा आउटपुट डिवाइसेस। तो इस तरीके से बेसिकली ये काम होता है। चलो, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब आगे बढ़ते हैं। वी कैन नॉट मेक चेंजेस टू द इंफॉर्मेशन ओरिजिनली स्टोर्ड हियर, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये थोड़ा इस प्रकार का दिखता है अगर मैं फोटो देखने जाऊं। चलिए, यहां तक अगर आपको सभी चीजें समझ में आई है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, और अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में। अच्छा, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी है जिनको तुम कमेंट में जवाब दोगे। एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये फोटो देख करके तुम्हें फ्लॉपी डिस्क याद आ रहा होगा, या फिर अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम गूगल कर लेना कि फ्लॉपी डिस्क ऐसा दिखता है और इसका मतलब क्या होता है। ये पहले के कंप्यूटर्स में होता था, अब ज्यादा इसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे पास एक सी हार्ड डिस्क भी हो सकता है, ठीक है। हार्ड डिस्क भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे आपका एसएसडी आता है, एचडीडी आता है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क होता है जो भी एक्सटर्नल होता है, इसको हम बाहर से लगाते हैं। इसके अलावा आपका सीडी ड्राइव आ सकता है, आप सीडी लगाते हो, बेसिकली सीडी के अंदर भी इंफॉर्मेशन डाले जा सकते हैं। पहले इसमें मूवीज वगैरह देखे जाते थे, अब खैर कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। और आप पेन ड्राइव का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारे भी मेमोरी, मतलब चीजों को स्टोर करने के लिए, इनपुट लेने के लिए, आउटपुट देने के लिए, इन सब मेमोरी से रिलेटेड काम करते हैं, लेकिन ये हम एक्सटर्नली लगाते हैं। ये इनबिल्ट नहीं होता, इंटरनल नहीं होता, ये एक्सटर्नल मेमोरी का एग्जाम्पल। अगर यहां तक सारी चीजें समझ आई है तो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। लेट मी चेक, रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है, चलो रिकॉर्ड तो हो रहा है। तो मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ राम रैम इज। आपको नीचे कमेंट करके बताना है, और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, इस मंथ एंड से पहले 30,000 सब्सक्राइबर हिट करना है अपने को। और हाँ, वीडियो जब भी तुम देखना तो 10,000 लाइक्स पहुंचाना है अपने को। चलो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम सेलेक्टेड मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको बताना है रीड एक्सेस मेमोरी है, प्लीज कमेंट करके बताना। टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी यार, इंटरनल मेमोरी के क्या क्या टाइप होते हैं, रैम, रोम, बोथ, नन। तीसरा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी यार, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, बोथ, नन। एक्सटर्नल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, बोथ, नन। शायद इसका आंसर बोथ। अच्छा खैर, तुम्हें इसको कमेंट करके बताना, क्वेश्चन नंबर 3 सी या फिर क्वेश्चन नंबर 3 बोथ, ऐसे भी तुम बता सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, कमेंट्स में बताना है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में, हमने बात किया मेमोरी यूनिट के बारे में, हमने ऑलरेडी बात कर लिया। अब ये जो दो है ना, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। कंट्रोल यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो जो आपका प्रोसेसर होता है, आप कहते हो ना कि मेरे इसमें i5 है, राइजन है, i7 है, एंड्रॉइड है, राइट। एंड्रॉइड बेसिकली प्रोसेसर नहीं होता। तो बेसिकली आप ये सब जो चीजें कहते हैं, इंटेल है, ये क्या होता है, प्रोसेसर होता है आपका। अब प्रोसेसर और प्रोसेसिंग यूनिट, एक प्रोसेसर या फिर प्रोसेसिंग यूनिट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है विच परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन सम एक्सटर्नल डेटा सोर्स, जो कुछ एक्सटर्नल डेटा सोर्स लेकर के उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। जैसे कि आपका इंटेल का i7 जो मेरे लैपटॉप में है, इसलिए मैंने ये लगा दिया, ठीक है। तो i7 11th जनरेशन मेरे पास है, आपके पास पता नहीं कौन सा होगा, कमेंट करके बताना कि आपके इसमें कौन सा प्रोसेसर है आपके कंप्यूटर में। और आपके मोबाइल में जो एंड्रॉइड का वर्जन आता है, ये वो शायद वो प्रोसेसर है, ठीक है। तो आपको वो भी बताना है। चलिए, यहां तक प्रोसेसर समझ में आ गया होगा। अब देखो यार, ये प्रोसेसर जो है ना, ये प्रोसेसर आपके कंट्रोलिंग यूनिट आपके एएलयू को कमांड भेजता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कुछ सम मैथ्स कर रहा है। तो मान लो कि अगर कोई भी ऑपरेशन करना होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होगा, कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन करना होगा अगर मुझे कंप्यूटर में, तो उस टाइम में जो मेरा यूनिट काम आता है वो होता है एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सिंपल, ऑपरेशन करने के लिए ये, कंट्रोल करने के लिए ये, और स्टोर करने के लिए ये। आसान है। चलो अब इसी बात पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये इनपुट यूनिट की बात करते हैं। इनपुट यूनिट तुम्हें समझ में आ गया होगा, वो जिससे हम कुछ इनपुट देंगे कंप्यूटर को। तो यहाँ पे देखो, ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू दिस इन यूनिट। जो भी चीजें हमें कंप्यूटर के अंदर देनी है वो हम इनपुट यूनिट के थ्रू देंगे, जैसे कि कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, कैमरा हो सकता है, जॉयस्टिक हो सकता है। जैसे मेरे पास स्टाइलस है पेन, इससे भी मैं इनपुट दे रहा हूँ, देखो तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि मेरे पास प्रेजेंटर है, ये भी एक इनपुट है, राइट। अच्छा, अगला बात करते हैं आउटपुट यूनिट। अभी तुम जो देख रहे होगे, तुम या तो अपने लैपटॉप पे देख रहे हो, आईपैड, टैबलेट, या फिर अपने फोन पे, जिस पे भी तुम देख रहे हो, टीवी पे लगा के शायद देख सकते हैं, बच्चे देखते हैं, ठीक है। तो आउटपुट यूनिट, जहां पे तुम्हें आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, द यूनिट, पहले डेफिनेशन देखते हैं। द यूनिट टू विच रिजल्ट सॉल्यूशन आंसर इज इवेंचुअली सेंट इज कॉल्ड एज आउटपुट यूनिट। जिस पे भी रिजल्ट आंसर सॉल्यूशन आपको दिखेगा वो आउटपुट यूनिट है। एग्जाम्पल के लिए मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर,
ये सब क्या होते हैं हमारे, दिस आर ऑल आर आउटपुट यूनिट्स। मेरे बाल यार, मैं तुम बोलोगे कि भैया एडिट क्यों नहीं कर देते ये सब बात, बाल पे जेल लगा करो, कुछ अच्छा आइडिया है? ऐसा नीचे आ जा रहा है आज। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आउटपुट यूनिट भी हो गया। मैं भी क्या क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्लीज। तुम्हें पढ़ाना जरूरी है, अब मैं भी इंसान हूं ना। ठीक है, अब समझ रहे मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। अभी तक हमने जो भी इनपुट आउटपुट जो भी चीजें देखी वो हार्डवेयर थी। अब सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कमांड गिवन टू द कंप्यूटर। जो भी कमांड मैं कंप्यूटर को दे रहा हूं उसको मैं सॉफ्टवेयर कहता हूं। ठीक है, जैसे कि ये जिस चीज को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये एक सॉफ्टवेयर है। ओके, इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू इट इनपुट एंड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर आफ्टर एनालिसिस इज आउटपुट। जब भी मैं कोई कमांड देता हूं कंप्यूटर को तो उसको साथ में कुछ इनपुट चाहिए होता है, और उस इनपुट को लेने के बाद जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर उस पर कुछ तो प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद हमें कुछ आउटपुट देता है। तो सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है और उससे कुछ प्रोसेस करता है। सिंपल ऐसा समझ सकते हैं हम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के लिए विंडोज, ये आपके लिए एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर भी है ये। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे फोन तुम्हारे कंप्यूटर में या मोबाइल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? दिस इज अ प्रोग्राम, ये बेसिकली एक प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम मतलब अभी समझेगा तुम्हें, विच प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड द पर्सन वर्किंग ऑन इट। ये जो कंप्यूटर है ये एक हार्डवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? जिसको मैं टच कर सकता हूं वो हार्डवेयर, जिसको टच नहीं कर सकता वो सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर एक हार्डवेयर है। अगर इसके अंदर विंडोज या फिर जो भी मेरा मैक है या फिर जो भी आपके पास एंड्रॉइड है, ठीक है, अगर वो उसके अंदर नहीं डाला रहेगा तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, ये चालू भी नहीं होगा। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने वाला जो होता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विद टाइम इवॉल्व होते चला गया है। विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज विस्टा। ठीक है, मैक का भी अलग अलग है। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जो मुझ में और उस हार्डवेयर में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में मदद करता है। प्रोग्राम का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, प्रोग्राम इज ग्रुप ऑफ कमांड्स टू बी गिवन टू अ कंप्यूटर। प्रोग्राम मतलब बेसिकली एक कमांड होता है जो मैं कंप्यूटर को देता हूं। फॉर एग्जांपल अभी जब मैं ये दबाऊंगा तो नेक्स्ट हो जाएगा, मैं ये दबाऊंगा तो पीछे आ गया, आगे पीछे, ये एक कमांड है। इसके पीछे एक प्रोग्राम रन हो रहा होगा और इसमें हेल्प कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन चीजों को अच्छे से फ्लो में लिखो, आपको समझ आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अगला सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब आपको पता है जो ये विंडोज है ये सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है, आपका मैक वाला जो भी आईओएस है वो सॉफ्टवेयर है, आपका लिनक्स एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, विंडोज एक सॉफ्टवेयर है। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं। वी कैन नॉट यूज अ कंप्यूटर विदाउट इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर को हम बिना उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको समझ ही नहीं आएगा, कुछ चीजें बंद हो जाएगी सीधे सीधे। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक जान, मतलब आत्मा की तरह है कंप्यूटर। कंप्यूटर का शरीर है और ये आत्मा है। समझ रहे हो? मजा आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट आर इनपुट आउटपुट बोथ नन। प्रोसेसिंग यूनिट। अगला, एग्जांपल्स ऑफ इनपुट यूनिट आर कीबोर्ड माउस कैमरा ऑल ऑफ दिस, आपको बताना कमेंट करके। अगला एग्जांपल ऑफ आउटपुट यूनिट आर मॉनिटर स्पीकर प्रिंटर ऑल ऑफ दिस, आपको कमेंट करके बताना है। और बच्चों मैं आपके साथ कुछ कमाल शेयर करना चाहता हूं। तुम्हारा भाई अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस काफी सारे ले रहा है, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आपको नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना होगा जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आपको ये कोड यूज करना है एसजे सुपर 10। ये तो फ्री क्लासेस के बारे में हो गए, बट एक कमाल का ऑफर चालू है, स्पेशल प्राइस वीक। यहां पे मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। तो अगर आप एक प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं 9 मंथ का, अगर आप एक 9 मंथ का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 5% का प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। मतलब कि ऐसे समझते हैं इसको कि प्राइस 9 महीने का प्राइस जो था, मान लो वो 100 रुपए था, तो आपको 5% ड्रॉप होने के कारण अब ये प्राइस 95 रुपीज दिखेगा। अगर आप 12 मंथ से ऊपर का लेते हो, प्लस या आइकॉनिक 6 to 12 स्टैंडर्ड कोई भी कैटेगरी में, तो अगर आप लेने जाते हो तो आपको जो ड्रॉप देखने को मिलेगा वो आपको 10% का मिलेगा, तो 100 का 90 हो गया, मतलब प्राइस ऑलरेडी कम है। इसके अलावा इस पे और 10% का डिस्काउंट और इस पे और 10% का डिस्काउंट आप पा सकते हो, बस मेरा कोड एसजे सुपर 10 यूज करके। कमाल है ना? मतलब इस केस में आपको 15% तक डिस्काउंट मिल जाएगा और इस केस में आपको 20% तक डिस्काउंट मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ माई कोड एंड बिकॉज ऑफ प्राइस ड्रॉप। ये जो ऑफर है ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, 18 को स्टार्ट हो गया था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और ये 24 तक ही रहेगा। इसके बाद आपको ये ड्रॉप तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये 10% का डिस्काउंट आपको हमेशा मिलेगा यूजिंग दिस कोड। तो जब भी आप एक सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे होगे तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। स्टूडेंट्स,
ये ऑफर पूरे हर कैटेगरी के लिए 6 to 12 स्टैंडर्ड, जिस भी स्टेट बोर्ड में आप हो आप ले सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, आपको कोड ये यूज करना है और आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है, आप काफी सारे पैसे बचा सकते हैं। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करना और ये कोड यूज करना ना भूलना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर का इस्तेमाल कौन से जगह पे होता है, कौन से फील्ड्स में होता है। सबसे पहले अगर मैं घर की बात करूं तो आजकल हम जैसे लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ये मेरा काम है और मैं घर से बैठ के काम कर रहा हूं, तो वर्क फ्रॉम होम के काम आता है। या फिर अगर आप मेरी तरह गेम खेलना पसंद करते हो तो आप गेम भी खेल सकते हो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके। इसके अलावा हम घर में वीडियो कॉल कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा, स्काइप कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी भी चीज को ऑर्डर कर सकते हैं घर पे, राइट, बैठे बैठे कंप्यूटर द्वारा। या फिर हम गाने सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, आप लिख सकते हो ये सब। एजुकेशन में अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग, जैसे आज जो आप पढ़ रहे हो ये कंप्यूटर एडेड लर्निंग है। या फिर अपन अकेडमी पे जब मेरे पास पढ़ने आते हो तो आप कंप्यूटर एडेड लर्निंग देखते हो। एड टेक में हो तो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पे, बहुत अच्छे बहुत बड़े लेवल पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर आप ऑनलाइन एग्जाम जब देते हो कोई भी, तो वहां पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। एजुकेशन में आप नोट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। आप अपने नोट्स को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हो। बहुत सारे तरीके से आप एजुकेशन में यूज कर सकते हो कंप्यूटर का। इसके अलावा बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग को एनालाइज करने के लिए कि कैसे क्या सेल करना है, ग्राफ वगैरह देखने के लिए, ग्राफ वगैरह बनाने के लिए, मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए। या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हो, जो कि आपको जानना चाहिए, ठीक है। मैं तो कहूंगा 10th स्टैंडर्ड तक स्टॉक मार्केट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लो और 11th से थोड़ा थोड़ा पैसा डालना शुरू कर दो, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आपको चीजें जाननी है तो आपको कंप्यूटर लग सकता है एट अ लॉन्ग स्केल, बड़े स्केल पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी यूज किया जाता है बिजनेस में। फिर अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करूं तो मेडिकल फील्ड में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जहां से हॉस्पिटल को मैनेज किया जाता है, बिल जनरेट किया जाता है, पेशेंट को बुलाया जाता है, नंबर लगाया जाता है। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। हमें भी पता है कंप्यूटर हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। पेशेंट मॉनिटरिंग, पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए भी कैसा क्या चल रहा है, डिवाइसेस को एक साथ सिंक करके हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी रेलवे कंट्रोल, रेलवे में बहुत सारे ट्रेन आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जिनको मैनेज करना है, तो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्लाइट कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब, ठीक है। गॉट इट, बहुत सिंपल है। अगर यहां तक समझ आ गया तो अब बात करते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन किसी भी चीज को खरीदना बेचना। जैसे कि अमेजोन से आप कुछ भी खरीदते हो, फ्लिपकार्ट से कुछ भी खरीदते हो, तो कहीं ना कहीं उसमें कंप्यूटर भी इन्वॉल्व है। आजकल तो फोन भी एक छोटा सा कंप्यूटर ही हो गया है, ठीक है। तो ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन खरीदना बेचना, यहाँ पे भी कंप्यूटर इन्वॉल्व है। फिर अगर मैं बात करूं डिफेंस में, तो डिफेंस मतलब समझते हो तुम, आर्मी मिलिट्री, यहाँ पे भी आपका कंप्यूटर जो है, अरे यार, ठीक है, यहाँ पे भी आपका कंप्यूटर है वो बड़े स्केल में यूज किया जाता है, ठीक है, यूजिंग एआई एंड ऑल। तो डिफेंस में भी आपका कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के बारे में काफी डिटेल में आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, तो एक बार रीड जरूर करना। पेज नंबर मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर, फायदा नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, यूज ऑफ कंप्यूटर एट होम्स आर डैश, किसके लिए यूज किया जाता है, कमेंट करके बताना। 8वां क्वेश्चन, यूज ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर डैश, किसके लिए, रेल कंट्रोल, फ्लाइट कंट्रोल, बोथ, नन, आपको बताना है। 9वां क्वेश्चन है, यूज ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ बिजनेस आर ड्यू, क्यों क्यों किया जाता है, आपको कमेंट करके इसका भी आंसर बताना है। अपॉर्चुनिटीज इन द कंप्यूटर फील्ड, ये हमारा आखिरी टॉपिक है जिसको हम देखते हैं कि कंप्यूटर फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। अभी आपको समझ में आएगा। पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर फील्ड, फिर दूसरा फील्ड देखेंगे और फिर एक तीसरा फील्ड देखेंगे, 3 फील्ड। तो यहां पे भी क्या दिख रहा है आपको, सॉफ्टवेयर फील्ड। टू क्रिएट सॉफ्टवेयर रिलेटिंग टू, सॉफ्टवेयर फील्ड में कंप्यूटर में जो अपॉर्चुनिटी है वो आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट बना सकते हो। जो कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो किसी प्रोग्राम पे काम करता हो जिससे लाइफ बहुत आसान हो जाए, जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आउटलुक, वन नोट, स्काइप, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बेसिकली स्काइप नहीं एक्चुअली, ठीक है, बहुत सारी चीजें जैसे आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एप्लीकेशन बना सकते हो। नेक्स्ट बात करें सॉफ्टवेयर फील्ड में, तो सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलपमेंट। तो आप क्या कर सकते हो, किसी एक चीज के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना करके उसको बेच सकते हो, जो किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में चीजों को आसान कर देगा। एक और इसमें मैं देख सकता हूं, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी डेवलपमेंट। तो तुम ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप कर सकते हो नया, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई बग्स निकाल सकते हो, उसको सही कर सकते हो, उसको और इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हो। तो ये सारे सॉफ्टवेयर फील्ड से रिलेटेड काम हो गए। इसी तरीके से अगर मैं और बात करूं तो स्पेशल पर्पस साइंटिफिक डेवलपमेंट, कुछ तुम साइंटिफिक डेवलपमेंट से रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकंड वाला, हार्डवेयर के फील्ड में। अपॉर्चुनिटीज इन द हार्डवेयर फील्ड इंक्लूड, देखो अगर सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए कोई हार्डवेयर जरूर चाहिए। तो तुम हार्डवेयर को डिजाइन कर सकते हो,
सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हार्डवेयर चाहिए ना, तो तुम हार्डवेयर को डिजाइन कर सकते हो, उसका डिजाइन को बाद में बनाना भी तो पड़ेगा। एक बार आपके पास डिजाइन है तो उसको आपको बनाना भी तो पड़ेगा। तो आप डिजाइन को क्या कर सकते हो, आगे डेवलप कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो उसका। फिर आपको अगर वो बनाया गया है उस प्रोडक्शन में, तो असेंबली भी करनी पड़ेगी चीजों को, तो आप असेंबल एंड टेस्टिंग में भी काम आ सकता है। तो ये लोगों को बस नौकरी देता है, ठीक है। दिस विल गिव नौकरी टू पीपल, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। तो असेंबलिंग एंड टेस्टिंग मतलब चीजों को असेंबल करना और उसको टेस्ट करना कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है, तभी तो मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। उसमें भी हार्डवेयर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज है। इसके अलावा हार्डवेयर फील्ड में मेंटेनेंस, सर्विस एंड रिपेयर, मान लो कि मेरा कंप्यूटर अगर खराब हो गया तो मैं किसी के पास बनवाने के लिए लेके जाऊंगा, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप मेंटेनेंस कर सकते हो, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, रिपेयर करके दे सकते हो। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कंप्यूटर के कारण, आईसीटी के कारण। चलो आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटीज लास्ट देखते हैं, ट्रेनिंग। अब मान लो कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसके लिए मैंने कोई हार्डवेयर बनाया, तो अब लोगों को सिखाना भी तो पड़ेगा ना कि उसको यूज कैसे करना है। तो ट्रेनिंग के फील्ड में भी कुछ अपॉर्चुनिटी है। ट्रेनिंग अ न्यू एंट्रेंट्स, ठीक है, फॉर वेरियस जॉब। तो जॉब के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज करना है उसके लिए ट्रेन कर सकते हैं हम लोगों को। आप जाते हो ना कंप्यूटर सेंटर वगैरह में जाके सीखते होगे। इसके अलावा टू क्रिएट डेडिकेटेड टीचर कंपिटेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, आप टीचर बना सकते हो जो उस फील्ड में कंपिटेंट है लोगों को सिखाने के लिए। फिर चौथा, आप मार्केटिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कुछ अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। तो मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी है, ई कॉमर्स वगैरह, बेचना खरीदना, ठीक है, सेल्स को देखना, तो इन सब में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे सारी चीजें होती है खत्म। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज इन द हार्डवेयर फील्ड आर डिजाइनिंग, प्रोडक्शन, असेंबली एंड ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस आपको बताना है। फिर 11वां क्वेश्चन है, एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट कम्स अंडर विच फील्ड, किस फील्ड के अंदर आता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, हमने अभी पढ़ा है, तो आप कमेंट करके बताना। 12वां क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटीज इन द कंप्यूटर इंक्लूड डैश 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 डैश, आपको बताना है कमेंट करके नीचे। देखो अगर यहां तक अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, तो मेंटेनेंस, सर्विस, रिपेयर कम्स अंडर द फील्ड ऑफ डैश, ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। देखो मैंने काफी सारे क्वेश्चंस दिए, जिसको आप 14 क्वेश्चंस दिए, जिसको आप आंसर करोगे नीचे कमेंट्स में और आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अब तक अगर नहीं किया तो। वीडियो को शेयर करना। एक लिंक है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा या फिर आपको सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे सारे चैप्टर्स डाले हुए हैं, धीरे धीरे नोट्स भी अपलोड किए जा रहे हैं। तो प्लीज उस लिंक को विजिट कर लेना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जिसको भी पढ़ने की जरूरत है। इस चैनल पे पूरा 9th स्टैंडर्ड आने वाला है, ऑलरेडी काफी सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए जो आपको पता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी टू ग्रो दिस चैनल एंड स्प्रेड फ्री एजुकेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी मदद कर सकते हो बस एक शेयर के साथ, तो प्लीज शेयर करना। और वीडियो के एंड में आपको कुछ वीडियोस, मतलब ये वीडियो खत्म होने के बाद कुछ वीडियोस दिखेंगे, तो उनमें से आपको एक देख सकते हो अगर आपको सीखना है तो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम है, प्लीज उसको सेव करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।